कहानी नहीं है, ये सिस्टम की नसों में दौड़ते अहंकार को चीर देने वाली कहानी है। जहाँ नेता कुर्सी पर बैठते ही जनता को भूल जाते हैं, वहाँ एक ऐसा नाम उठा है जिसने सत्ता में आते ही सत्ता के पुराने ढांचे हिला दिए। नेपाल छोटा देश सही, लेकिन इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया को आईना दिखा रहा है और उस आईने में सबसे बड़ा चेहरा है बालेन्द्र शाह। सिर्फ 35 साल की उम्र, इंजीनियरिंग दिमाग और राजनीति के सड़े हुए खेल को खुली चुनौती। काठमांडू की गलियों से निकला ये चेहरा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है और पहुंचते ही उसने वो कर दिया है जिसकी कल्पना भी कई देशों ने नहीं की होगी। कभी लोग उन्हें योगी जैसा बुलडोजर वाला नेता कह रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी के लक्ष्य और कदमों पर चलने वाला चेहरा बताया जा रहा है। तो कई लोग ये भी मान रहे हैं कि उनमें कई बड़े नेताओं की झलक एक साथ दिखाई देती है। लेकिन सच ये है कि बालेन्द्र शाह किसी की कॉपी नहीं है, वो अपनी अलग राजनीति की किताब लिख रहे हैं। एक ऐसा नेता जो आम आदमी की बात सुनता है, जो फाइलों से ज्यादा सड़कों की आवाज समझता है, जो कुर्सी पर बैठकर जनता को नहीं बुलाता बल्कि जनता के बीच जाकर सवाल सुनता है। और यही वजह है कि भारत में भी उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कभी वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साधारण अंदाज में नजर आते हैं, तो कभी आम जनता के बीच बिना दिखावे के खड़े दिखाई देते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठा शासक नहीं, कोई घर का अपना इंसान हो। उन्होंने ऐलान किया है कि जाति के नाम पर राजनीति बंद होगी और वीआईपी काफिलों के लिए सड़कें बंद नहीं होगी। भ्रष्टाचार को सीधी चुनौती और सरकारी खर्च का लाइव डैशबोर्ड और 2030 तक नेपाल को विकसित राष्ट्र बनाने का वादा। अब यहीं से भारत में सवाल उठने लगे हैं, क्या यहाँ भी सरकारी खर्च का ऐसा लाइव हिसाब दिखेगा? क्या यहाँ भी जनता जान पाएगी कि टैक्स का पैसा कहाँ गया? क्या यहाँ भी सत्ता का दरवाजा आम आदमी के लिए इतना खुला होगा? साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अगर राजनीति करनी है तो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर जनता पर राज करना है तो पहले जनता जैसा जीवन जी कर दिखाओ। अगर मंत्री बनना है, सांसद बनना है, अफसर बनना है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। सोचिए, जिस देश में नेता खुद प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां अफसर सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही भागते हैं, वहां पहली बार किसी ने कहा है कि सिस्टम का फायदा चाहिए तो सिस्टम पर भरोसा भी दिखाओ। और यही बात भारत में भी चुभ रही है। अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो बड़े लोगों के बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर सरकारी अस्पताल इतने ही सक्षम है तो रसूखदार लोग निजी अस्पतालों की ओर क्यों भागते हैं? अगर व्यवस्था मजबूत है तो भरोसा सिर्फ जनता से ही क्यों मांगा जाता है? यही वो बात था जिसने वीआईपी कल्चर की छाती चीर दी है। अब सड़कें खाली नहीं होंगी सिर्फ किसी काफिले के लिए। अब ट्रैफिक नहीं रुकेगा सिर्फ किसी लाल बत्ती के लिए। अब जनता लाइन में खड़ी रहे और नेता शॉर्टकट से निकल जाए, ऐसा खेल खत्म करने की बात हो रही है। और भारत में लोग पूछ रहे हैं कि कब तक एम्बुलेंस काफिलों में फंसती रहेगी? कब तक आम आदमी घंटों जाम में फंसा रहेगा और सत्ता निकल जाएगी? कब तक नियम सिर्फ जनता के लिए रहेंगे? उधर नेपाल में नई सरकार ने 100 पॉइंट्स का रोड मैप बनाया है। हर काम की डेडलाइन तय होगी, हर विभाग की निगरानी होगी और प्रधानमंत्री कार्यालय खुद रिपोर्ट मांगेंगे। यानी अब कुर्सी नहीं, काम बोलेगा। यहाँ भी सवाल है कि क्या योजनाओं की समय सीमा तय होने के बाद जवाबदेही तय होती है? क्या देर होने पर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है? या फाइलें सिर्फ तारीख बदलती है? और सबसे बड़ा फैसला, मंत्री, सांसद और अफसर सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब ताकतवर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तब खुद ब खुद स्कूलों की हालत सुधरेगी। तब बजट भी आएगा और अच्छे टीचर भी आएंगे। तब शिक्षा गरीबों की मजबूरी नहीं, देश की ताकत बनेगी। भारत में भी यही सवाल गूंज रहा है कि क्या शिक्षा 2 हिस्सों में बटी रहेगी, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए, जो सालों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बदलाव के नाम पर खुद उसी रंग में रंग जाते हैं। इसे मिटाने आए थे, अब वो चुप है, क्योंकि इस बार भाषण नहीं, फैसला मैदान में उतरा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति इंजीनियरिंग नहीं होती, समझौते करने पड़ते हैं, गठबंधन करने पड़ते हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजनीति सिर्फ समझौते का नाम है तो जनता हर बार कुर्बानी क्यों दे? अगर राजनीति सिर्फ जोड़ तोड़ है तो ईमानदार बदलाव कभी आएगा कैसे? पुरानी सत्ता डर रही है और कुछ नहीं बोल रही है, बस देख रहे हैं कि नया प्रधानमंत्री कितना उखाड़ लेगा। क्योंकि अगर ये मॉडल चल गए तो सवाल सिर्फ नेपाल में नहीं उठेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे हर उस देश में उठेंगे जहां नेता जनता के नाम पर महल खड़े करते हैं। ये शुरुआत है एक ऐसे दौर की जहां कुर्सी सम्मान नहीं, जिम्मेदारी बनेगी, जहां नेता कहलाने से पहले इंसान बनना पड़ेगा। याद रखिए, जब छोटा देश जागता है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं और इस बार झटका इतना जोरदार है कि कई राजधानियों की नींद उड़ चुकी है।